इसके बाद सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जिस पर कई बार आपको नीट में, जेई में, बोर्ड में सवाल देखने को मिलेगा, आता है, इज अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में। और अगर एनसीईआरटी में किसी चीज को ग्राफिकल फॉर्मेट में दे दिया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी बढ़ जाती है कि वो ग्राफ तुमने स्टडी किया कि नहीं। ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन बना देते हैं, बड़े शाने लोग हैं, बड़े इतराते हैं ये लोग, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। चले, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहले आप ट्रेंड समझ लो। अप टू क्रोमियम, जब आप पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, मैं केवल 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, अप टू क्रोमियम। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो मॉलिब्डेनम, ध्यान से समझना, अप टू क्रोमियम, क्रोमियम के अलावा मॉलिब्डेनम। और अगर मैं आपकी नेक्स्ट सीरीज 5D सीरीज की बात करूं तो टंगस्टन। सर आप यहां पर 6D सीरीज की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप यहां पर 6D सीरीज जिसमें एक्टेनियम है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? एक्टेनियम से कॉपरनिकम तक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे लाडलो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ कम होती है, तो उन एलिमेंट्स को हम लोग प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल नेचर, तो हम उनको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम यहां पर बात करेंगे क्रोमियम की, जो कि आपके 3D सीरीज का एलिमेंट है, मॉलिब्डेनम जो आपके 4D का एलिमेंट है, और टंगस्टन जो आपके 5D एलिमेंट का है। इन तक यू विल ऑब्जर्व दैट अप टू क्रोमियम, molybdenum and tungsten, the melting point seems to increase. melting point increase होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, आपको ये इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अचानक से क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, मॉलिब्डेनम के बाद में टेक्नेशियन, और टंगस्टन के बाद में रेनियम में यू विल ऑब्जर्व अ सडन ड्रॉप, यू विल ऑब्जर्व अ सडन ड्रॉप और सडन डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। आपका मेल्टिंग पॉइंट सडनली गिर जाएगा, सडनली डिप हो जाएगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा। सडनली ड्रॉप की जगह आप डिप लिखिए, क्योंकि नीट में एक बार डिप के नाम से आया था। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? एंड अप टू द मिडिल melting point seems to increase, and later on melting point starts decreasing. melting point starts decreasing मतलब क्या समझ में आई बात आप लोगों को? ये बात आपको क्या समझ में आई? ये बात आपको ये समझ में आई कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें आप डी सीरीज देख लो, 3D, 4D, 5D, मिडिल ऑफ द सीरीज तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एंड मिडिल के बाद एंड तक कम होना शुरू हो जाता है। यानी ग्राफ कैसा मिलेगा? पहले बढ़ेगा मिडिल तक, फिर घटेगा। लेकिन क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन तक तो बढ़ रहा है और बाद में घटना भी है, रिड्यूस भी होना है। मतलब मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर डिक्रीज होना है। टंगस्टन के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे डिक्रीज होना है। रेनियम के बाद डिक्रीज होना है, सब में डिक्रीज होना है। लेकिन क्या होता है, मैग्नीज, टेक्नेशियम और रेनियम में एकदम कम हो जाता है। तो यहां पर 3 ट्रेंड मिले। पहला ट्रेंड क्या कि अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या मैंने ये लिखा है? अप टू द मिडिल मेल्टिंग पॉइंट सीम्स टू इंक्रीज, एंड लेटर ऑन, मिडिल के बाद जब हम सीरीज में एंड की तरफ जाएंगे, द मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन मिडिल तक बढ़ना और एंड तक के घटने के बीच में अचानक से
ये 3 एलिमेंट बढ़ते बढ़ते एकदम घट जाते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि मैग्नीज के बाद आयरन थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर का घटेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे चलो हम लोग रीजन देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ये क्यों आ रहा है। तो देखो मैं आपको केवल 3D सीरीज का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, तो आप उसको बाकी सब में अप्लाई कर सकते हो। देखो स्कैंडियम के अंदर आपका जो 4s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, और आपके 3D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया है। स्कैंडियम के बाद जब टाइटेनियम आता है तो उसके 3D में 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। टाइटेनियम के बाद जब वेनेडियम आता है तो 3, और इनफैक्ट जब क्रोमियम आता है तो क्रोमियम में यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब आप देखो स्कैंडियम के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के अंदर 2, वेनेडियम के अंदर 3 और क्रोमियम के अंदर 5 नहीं, इनफैक्ट 3, 2, 5 और 6 सडनली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं। समझ में आई प्यारे बच्चों? तो अप टू क्रोमियम हमें क्या देखने को मिला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अच्छा, क्रोमियम के बाद अभी आयरन लाता हूं, अभी मैग्नीज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आयरन पर आता हूं। 26 हो गया, तब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन के कम हो गए। आयरन के बाद आ गया कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट में और कम हो गए। निकल में और कम हो गए। कॉपर में यहां से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए और वो यहां बैठ जाए तो यूजुअली कॉपर में 1 देखा जा रहा है। और जब मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक के अंदर फिर 0 हो जाते हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि सीरीज के मिडिल तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और सीरीज के एंड में आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रुप के सीरीज के मिडिल तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट का क्या लेना देना? भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। जब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेटल का एक एटम मेटल के दूसरे एटम को टाइटली पकड़ेगा, मेटल का दूसरा एटम मेटल के तीसरे एटम को टाइटली पकड़ेगा, और ऐसे मेटल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी का देना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर हम सभी लोग इसका रीजन लिख लेंगे अच्छे तरीके से। लेट्स राइट डाउन द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? तो हम रीजन लिखेंगे दैट अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज, हम यहां पर इसका रीजन लिखेंगे दैट अप टू the middle of the series, the number of unpaired electron increases, and therefore stronger will be the metallic bonding, and higher will be the energy of atomization। सर ये आप क्या बोल दिए आपने? सर ये क्या नाम लिया? एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर लेटाइस इनटू एटॉमिक फॉर्म। अभी लेटाइस पढ़ाया था। लेटाइस में क्या था? मेटल का एक एटम मेटल के दूसरे एटम के साथ
तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें के साथ ये एक प्रॉपर तरीके से अटैच्ड है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है? इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग दिख रही है, और ये मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ये पार्टिकल इससे, ये पार्टिकल इससे, ये पार्टिकल इससे एकदम टाइटली अटैच्ड है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोगों को इसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसका हर एक एटम एक दूसरे से पहले अलग हो जाए। पहले ये एटोमाइज होंगे, तभी तो समझ में आएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कितना है। तो एटोमाइजेशन की एनर्जी भी इसकी ज्यादा रहेगी। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर है मेल्टिंग मेटालिक बॉन्डिंग, इसलिए हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एंड higher will be the melting point. Higher will be the melting point. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्लियर होती है इतनी चीज? क्या आप सभी लोगों को इतनी चीज अच्छे तरीके से क्लियर होती है? तो मैं आगे बढ़ूं? पक्का? चलिए ग्रेट। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ सर? लेटर ऑन up to the end of the series, later on up to the end of the series, number of unpaired electrons start decreasing. Number of unpaired electron starts decreasing. Number of unpaired electron start decreasing. Number of unpaired electron decrease होना start हो जाएंगे, तो weaker will become द मेटालिक बॉन्डिंग। आपकी मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, एंड हेंस लोअर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर मैग्नीज के अंदर आपको सडन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते सडन डिप क्यों देखने को जाने? मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का एकदम कम क्यों हो जाता है, बहुत कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 3d में आप लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। सो यहां पर एक्चुअली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इन मैग्नीज the element have a very stable electronic configuration, और stable electronic configuration की वजह से क्या होता है? Because of the stable electronic configuration, the electrons are more attracted. The electrons are more attracted towards the nucleus, and hence metallic bonding weakens, metallic bonding weak हो जाती है, एंड आपका इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीज के अंदर ये जो d ऑर्बिटल के 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से न्यूक्लियस पावरफुली इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ले आएगा, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रख लेगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरे मैग्नीज के कर्नल के साथ बॉन्डिंग बनाने की बजाय खुद ही के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, खुद ही के न्यूक्लियस के करीब चले जाएंगे। इस वजह से मैग्नीज के अलावा आपको जो मैंने बताया था, ये टंगस्टन और टेक्नीशियम थोड़ी, मैग्नीज के अलावा कौन था? मैग्नीज के अलावा हमारा टेक्नीशियम था और रेनियम था, है ना? तो मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम के अंदर भी आप सेम रीजन फॉलो करेंगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स भी अपने खुद के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, अपने न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसलिए ये सराउंडिंग में दूसरे कर्नल के साथ उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब एक बार हम इसके एनसीईआरटी से ग्राफ की स्टडी करेंगे, और ये रहा गाइस आपके सामने एनसीईआरटी का ग्राफ। देखो, आप देख रहे हैं टाइटेनियम
अच्छा, आप सबसे पहले देखो इस एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट 10⁻³ केल्विन, मतलब अगर यहां पर आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा है तो ये 2 और कुछ नहीं 2000 केल्विन है। भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है 2000 केल्विन, खतरनाक वाला। तो अब आप एक बात खुद देखो, ये ग्राफ की शुरुआत ही 1000 केल्विन से हुई है, मतलब किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट 1000 से कम तो होता ही नहीं है। मतलब आप मान के चलो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल के मुकाबले ये बहुत गुंडे बदमाश है, इनका 1000 के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब आप देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम, बड़ा इन लोगों का, बड़ा कि नहीं बड़ा? वेरी गुड। जिरकोनियम, ये आपकी 4D सीरीज की बात कर रहा हूं, ये मैंने किसकी बात करी थी? 3D सीरीज। अब जिरकोनियम की कौन सी बात कर रहा हूं? 4D सीरीज। जिरकोनियम, उससे ज्यादा नियोबियम, उससे ज्यादा मोलिब्डेनम, बड़ा कि नहीं बड़ा? बड़ा। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं हैफनियम, हैफनियम बोले तो आपकी 5D सीरीज, हैफनियम से ज्यादा टेंटेनम और उससे ज्यादा टंगस्टन, यानी मिडिल ऑफ द ग्रुप तक ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन अचानक से आप देखो टंगस्टन के बाद रेनियम का कम हो गया, टेक्नेशियम का और कम हो गया, मैग्नीज का तो सडनली ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया। इन तीनों में आप क्या लॉजिक लगाओगे? टेक्नेशियम में, रेनियम में और आपके मैग्नीज में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको रिस्पॉन्स में लगाना पड़ेगा। फिर देखो आयरन, आयरन से कम कोबाल्ट, कोबाल्ट से कम निकल, निकल से कम आपका कॉपर। फिर आप देखो टेक्नेशियम, उसके बाद में रुथेनियम, उससे कम रेनियम, उससे कम पैलेडियम और उससे कम आपका सिल्वर। फिर ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और गोल्ड लगातार कम हो गए। तो इनके कम होने के पीछे कारण क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कम होना। ये इन तीनों के क्यों बढ़े? इसका 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 ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये ग्राफ आप सभी लोग एक बार ध्यान से अपने पास में ऑब्जर्व करेंगे ताकि आप लोगों को मजा आए। चलिए अब एक बार हम लोग यहां पर हमारी NCERT क्या बोल रही है, हमें क्या सिखा रही है, एक बार पढ़ लेते हैं। द ट्रांजिशनल मेटल्स एक्सेप्शन में जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है, लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी, which cannot be easily vaporized। आपको इनको वेपोराइज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। Their melting point and boiling point are high। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से ज्यादा का हो तो उसको तो मैं ज्यादा ही मानूंगा। और यहां पर आप देखो सारे एलिमेंट का 1000 से ज्यादा है, जो इस ग्राफ में दिख रहे हैं सभी का 1000 से ज्यादा है। ये फिगर 8.1 जो ग्राफ है ये डिपिक्ट करता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशनल मेटल बिलोंग टू 3D, 4D एंड 5D सीरीज। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ these metals are attributed to the involvement of greater number of electron from n-1d in addition to ns electron in the interatomic metallic bonding। क्या मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरी डिटेल में यही समझाया कि जो एक मेटल मेटालिक बॉन्डिंग करता है उसमें ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इन एनी रो, भले वो आपकी 3D हो, 4D हो या 5D हो, these metal rise to the maximum at D5 except for the manganese and technetium and somewhat rhenium regularly as the atomic number increases। क्या बोला मैंने? आपका मेल्टिंग पॉइंट राइज करेगा अप टू D5। D5 बोले तो आपके सीरीज के मिडिल तक, आपके सीरीज के मिडिल तक, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर आपका रेनियम, टेक्नेशियम और मैग्नीज के अंदर एकदम से एक एक्सेप्शनल केस आएगा
और उसके बाद में फिर रेस्ट ऑफ द सीरीज के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इसके साथ साथ दे हैव हाई इंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा, एक एलिमेंट को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो इंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। द मैक्सिमा एट द अबाउट द मिडिल ऑफ द ईच सीरीज इंडिकेट दैट ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर d ऑर्बिटल इज particularly favorable for strong interatomic interaction। यानी इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है उससे यह बात प्रूफ हो रही है कि जैसे जैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट करता है एक मेटल के एटम को दूसरे मेटल के एटम से मेटेलिक बॉन्ड बना के जोड़ने में। तो हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बढ़ना यह बात को प्रूफ करता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। इन जनरल द ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिंस द इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल with very high enthalpy of atomization, जिनका वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, टेंड्स टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। अब हम ये आगे पढ़ेंगे। आपका ये जो टर्म आया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खैर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस भी एलिमेंट का जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि वो डोनेट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है वो भी आप लोगों को इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन से पता लगेगी, जो हम आगे देखने वाले हैं। आप थोड़ा और आगे चलते ना। इन जनरलाइजेशन एक चीज यहां पर और आपको देखने को मिल रही है, इन जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 8.2 इज दैट द मेटल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज। आप देखो ये आपकी जो 3D सीरीज है इनके मुकाबले आपके 4D और आपकी 5D सीरीज के एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ज्यादा हाई है। मतलब 3D सीरीज के एलिमेंट को मैं अगर कम एनर्जी भी दूंगा तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में टूट टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 4D या 5D सीरीज के मेटल को एनर्जी दूंगा तो उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे आप देखो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और ये इस बात को प्रूफ करता है, ये बताता है दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी जो 4D और 5D के सीरीज के एलिमेंट है इनके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा मजबूती से, ज्यादा स्ट्रेंथ से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है एज कंपेयर टू 3D सीरीज, क्योंकि इसके अंदर इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं इस ग्राफ से एक बात और क्या देख पा रहा हूं, मैं इस बात से एक बात और देख पा रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है यहां बताना, दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज, that the melting point of 3D series is lower than 4D and 5D series। इस बात का भी हम लोग खासा ध्यान रखेंगे कि 3D सीरीज के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है 4D के मुकाबले और 4D का कम होता है 5D के मुकाबले। रीजन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा d ऑर्बिटल बाहर के तरफ जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। समझ रहे बात को? उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी। देखो यहां पर 3D सीरीज है, यानी यहां पर 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेरीफेरी में, मतलब न्यूक्लियस यहां पर पावरफुल है क्योंकि न्यूक्लियस को फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। लेकिन बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं 5D सीरीज की। अब 5D सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो 1 को पकड़े, 2 को पकड़े, 3 को पकड़े कि 4 को पकड़े, ये तो 5D में पहुंच गया। तो ये 5D वाला जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है और पेरीफेरी में एटम के बाउंड्री पे ज्यादा है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसका इन्वॉल्वमेंट अपने एटम की बजाय दूसरे पड़ोसी मेटल के एटम में ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाएगा। उससे कम
स्ट्रॉन्ग ये 4D वाला बनाएगा और उससे कम स्ट्रॉन्ग ये 3D वाला बनाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अगला ट्रेंड हम लोग यहां पर जो देखने वाले हैं वो देखने वाले वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अकेडमी से आगे एक अपडेट गाइस, हम लोगों का 14 जुलाई को एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था ऑन एनटीएससी। इस एनटीएससी क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एंड मैथ। सो गाइस देर किस बात की है, क्रैश कोर्स में अभी एनरोल कर लो क्योंकि एनटीएससी आने वाली है इन द नवंबर। और अगर आप किसी एनटीएससी एस्पायरेंट को जानते हैं तो उसे इस बारे में जरूर बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाएगी। तो लेट्स क्रैक इट गाइस। चलिए तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी देख ली थी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रीजन, इसका इफेक्ट पूरी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम हमारी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। देखिए गाइस, अगर आप यहां पर पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड को देखें तो देखो, मैं आपको पहले आराम से इसका ट्रेंड दिखा देता हूं। पहले हम लोग जाकर हमारी एनसीईआरटी खोल लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर जाकर हम लोग हमारे पूरे प्रॉपर टॉपिक को देख लेते हैं ग्राफ के बेसिस पर। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए अब आप इसके ग्राफ से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, खुद इंटरप्रेट करना सीखो। अब हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, हम लोग जेई की वाट लगाने वाले हैं, जेई को बर्बाद करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये आपको एनसीईआरटी में हरे कलर से दे रखा है। आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम। यहां तक आप क्या देख रहे हो कि बड़े सिग्निफिकेंट तरीके से एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। इनफैक्ट मैग्नीज का भी कम हो रहा है, लेकिन मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल का कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके आयरन, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक रेडियस कुछ ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है बट नॉट दैट मच। लेकिन अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक देखें तो आपका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। देन आयरन, कोबाल्ट, निकल का इट्स नॉट दैट मच चेंजिंग, जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि कॉपर और जिंक का बढ़ गया। ओके, मजा आया। वाइट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, जो ब्लू कलर से आपको आपके एनसीईआरटी में डॉट 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 सीरीज दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। वाइट्रियम से कम जिरकोनियम, जिरकोनियम से कम नियोबियम, नियोबियम से कम आपका मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम से कम आपका टेक्नीशियम। लेकिन आप देख रहे हैं टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, ये फिर इनका थोड़ा सा कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ हो गया, मतलब एकदम ड्रास्टिक कम नहीं हो रहा। जैसे आप देखेंगे वाइट्रियम से जिरकोनियम एकदम नीचे हो गया, इससे नियोबियम एकदम नीचे हो गया। ऐसा चेंज आपको यहां पर इन चार एलिमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली इन चार एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। और हमेशा की तरह सिल्वर और सिल्वर के बाद कैडमियम का बढ़ गया। ऐसा का ऐसा आपको ये रेड कलर से डॉट डॉट वाले में 5D सीरीज लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टम, रेडियम, ओसियम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी में देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखो लैंथेनम से एकदम कम हैफनियम का हो गया, फिर टेंटेनम का हो गया, फिर टंगस्टन का हो गया। लेकिन आप फिर से देखेंगे यहां पर ये चार एलिमेंट रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम कांस्टेंट हो गया, नॉट दैट मच चेंजिंग। चेंज हो भी रहा है तो बहुत माइनर सा कम हो रहा है। लेकिन अगेन आप यहां पर देखेंगे गोल्ड
और गोल्ड के बाद मरकरी का फिर बढ़ गया। तो आपको इस ग्राफ से क्या ट्रेंड समझ में आया? आपको इस ग्राफ से क्या ट्रेंड समझ में आया? इस ग्राफ से हमें 3 बातें समझ में आई। वो 3 बातें अब हम लोग हमारे नोटपैड पर चल के लिखेंगे। वो 3 बातें अब हम लोग हमारे नोटपैड पर चल के लिखेंगे। दैट इन अ सीरीज, अब ये सीरीज आपकी 3D सीरीज भी होगी, 4D भी होगी और 5D भी होगी। सो इन अ सीरीज नंबर 1, इनिशियली the atomic radius decreases up to the middle। इनिशियली आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनिशियली आपका इन द बिगिनिंग द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, अप टू छोड़ देते क्योंकि सब में अलग अलग होगा। इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सेकेंड, इन द मिडिल the atomic radius not decreases significantly, but a very small change is observed। क्या बात समझ में आई? और तीसरा हम लोगों ने क्या पैटर्न देखा? that in the last atomic radius increases with increase in atomic number। यानी अगर मैं यहां पर आपको इमेजिन करवाऊं और अगर मैं यहां पर 3D एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं यहां पर इन 3D ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आया। फिर यहां पर अगर हम 3D सीरीज में बात करें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 एलिमेंट का इतना माइनर चेंज था कि आप इसे ना के बराबर मानेंगे। और ये आखिरी के 2 में यानी आपके कॉपर से जिंक में आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये पैटर्न आपको देखने मिला। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? आपको ये ट्रेंड समझ में आया? यही का यही ट्रेंड आपको 4D में भी दिखेगा, यही का यही ट्रेंड आपको 5D में भी देखने को मिलेगा। दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। नाउ हम इसके रीजन की तरफ चलते हैं। What should be the reason? इसका रीजन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके रीजन 2 हैं। पहला इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिन बच्चों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखना है, ध्यान से गौर से सुनना, जिन बच्चों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखना है और जिन बच्चों को स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, जिन बच्चों को स्क्रीनिंग इफेक्ट या आपका शील्डिंग इफेक्ट निकालना सीखना, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसके लिए एक रूल पढ़ाया जाता है, स्लैटर्स रूल। कौन सा रूल? स्लैटर्स रूल। ये स्लैटर रूल्स मैंने अभी करंट में जुगनू सीरीज के अंदर क्लास 11th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कराया है। इस को समझने के लिए आप ऊपर एक काम कीजिएगा, सर्च टैब में लिखो ग्रेविटी सर्कल जुगनू सीरीज और एंटर कर दो। आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देने लगेगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर जुगनू सीरीज को खोले और स्क्रॉल डाउन करके सबसे आखिरी वाला वीडियो जो सबसे लेटेस्ट में अपलोड किया, स्लैटर रूल्स, पढ़ लें। मैं तुमसे बेट लगाता हूं, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, स्लैटर रूल्स जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स को केवल लाखों रुपए पेड लेकर पढ़ाया जाता है ताकि ये कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक का बन सके। बाहर तो हवा बना रखी इनऑर्गेनिक की, ये उसकी धजिया उड़ा देता है। आप पूरा कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, ये वीडियो देखें, और मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, देखना जरूर, ताकि ये स्लैटर रूल्स आप लोगों को जेई और नीट के लिए लगाना आ जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट की। गाइस, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन
इनर शेल इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, या ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम शेल एज वेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल ऑल्सो। यानी बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट में केवल अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही रिपल्शन करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। मतलब मान लीजिए ये आपका एटम हो गया, मतलब ये आपके एटम का न्यूक्लियस बना दिया मैंने सुंदर सा प्यारा सा, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर के शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझना। पहला तो इफेक्ट ये हो जाएगा कि आपके जितने भी ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये जितने भी आपके अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके इस बेचारे वैलेंस शेल पर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे। वाई रिपल्सिव फोर्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द सेम चार्ज। तो जब ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएगा, ये अंदर के शेल के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, और इस रिपल्सिव फोर्स को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। इनफैक्ट एक मजेदार बात यह है, एक बहुत ही ज्यादा मजेदार बात यह है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को एक बार फोकस करो, यह इलेक्ट्रॉन भी आपके चौथे शेल को बिलोंग कर रहा है, उसके बावजूद भी यह इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मौजूद दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यानी सेम ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हां, इन दोनों का रिपल्शन एक दूसरे पे बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अंदर, एज कंपेयर टू और अंदर, एज कंपेयर टू और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना जोर से रिपेल करेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और वो इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में बैठा है वो उसको सबसे कम रिपेल करेगा। इसके अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा रिपेल करेंगे, और जितने ज्यादा अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन बिटवीन नहीं लिखना चाहिए मुझे, इट इज द रिपल्शन by inner shell electron, an electron of the same shell also on the electrons of valence shell, on the electron of valence shell। क्या ये बात समझ में आई? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा एटम का रेडियस उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल को बाहर फेंकेंगे ये उतना बाहर जाएगा, एटम उतना स्ट्रेच होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? अभी मेरी बात समझना। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि मुझे 20 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप काउंट कर लो, यहां 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन आ जाएंगे। इस न्यूक्लियस में आपको 20 प्रोटॉन दिखाई देंगे, 20 प्रोटॉन्स। तो ये 20 प्रोटॉन्स वाला, ये 20 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी ताकत से खींच रहा है। यानी Z इज द पावर ऑफ न्यूक्लियस। Z क्या है? न्यूक्लियस की पावर जो इस पूरी ताकत से इसको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स बचता है, यानी न्यूक्लियस के पास जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स बचता है, कब? जब आप उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दो, वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज द नेट अट्रैक्टिव फोर्स अवेलेबल विथ न्यूक्लियस, अवेलेबल विथ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट the valence shell electron। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा एटॉमिक साइज छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस वैलेंस शेल को उतना ज्यादा अपनी ओर खींचेगा।
क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम यहां पर रीजंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। रीजन फॉर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 था इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है अप टू मैग्नीज। तो इनिशियली एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो इनिशियली मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज, इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है? इनिशियली एटॉमिक रेडियस इसलिए डिक्रीज हो रहा है बिकॉज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर every time one proton is added to nucleus, one proton is added to nucleus, one proton is added to nucleus, therefore आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा and one electron is added to n-1d orbital, n-1d orbital। यहां पर हम लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग हियर। इसका क्या रीजन है? देखो मेरी बात समझना, आपने जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ गए, जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ गए, आपके एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। वो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुआ? n-1d ऑर्बिटल में, यानी 3d ऑर्बिटल में। अब जरा आप एटम की सिमेट्री समझें। न्यूक्लियस के पास फर्स्ट शेल, आपने फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर सेकेंड शेल में भरा, फिर थर्ड शेल में भरा, फिर आपने फोर्थ शेल में भरा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और बेटा फोर्थ में भरने के बाद आप दूर जाने की जगह अंदर आ गए, यानी आप किसके नजदीक आ गए? आप पहले न्यूक्लियस से दूर हुए, फिर दूर हुए, फिर दूर हुए, फिर दूर हुए, और अब आप न्यूक्लियस के तरफ वापस आ गए, क्योंकि 4s यानी फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप अंदर उतर के आए थर्ड शेल में, और 3d में आपने इलेक्ट्रॉन भरा। मतलब आप अब जो 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली नजदीक है। तो जैसे ही आप न्यूक्लियस के नजदीक वाले ऑर्बिटल में एक नया इलेक्ट्रॉन डालोगे, न्यूक्लियस बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा, और वो तो नजदीक भी है, तो वो उसको एक तो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। दूसरा, आपने जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ा, और प्रोटॉन बढ़ा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ी। तीसरा केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डी ऑर्बिटल का शेप तो डिस्क्रीट है, डी ऑर्बिटल का शेप तो डिस्क्रीट है, तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आपको पहला फैक्टर समझ में आया? तो शुरुआत में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है, जिससे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन आप n-1d ऑर्बिटल में भरते हो, ये न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, अभी इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। और आप लोग जानते भी हैं, वी ऑल नो, हमें पता होना चाहिए, वी ऑल नो, हमें यह पता होना चाहिए दैट द शील्डिंग इफेक्ट, दैट द शील्डिंग इफेक्ट बाय डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, द शील्डिंग इफेक्ट्स बाय डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। यानी जितना ज्यादा s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकते हैं, उतना d ऑर्बिटल नहीं कर पाएगा। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ भी गए तो बेटा वैलेंस शेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3d ऑर्बिटल में और 4s ऑर्बिटल में, अभी मान लो आपके 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब पहले तुमने d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा स्कैंडियम, फिर इसमें 2 कर दिया टाइटेनियम, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई खास रिपल्शन नहीं होगा। यानी डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये भी साइज बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टा ये न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से न्यूक्लियस की ओर खींचा चला जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई?
चलिए ग्रेट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर ऐसा क्यों हो जाता है दैट इन द मिडिल या इन द मिडवे एटॉमिक रेडियस बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब एटॉमिक रेडियस एकदम से बढ़ना या एकदम से घटना कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस एकदम से बढ़ना या एटॉमिक रेडियस एकदम से घटना क्यों कम हो जाता है? देखो अब क्या होता है, जब हम मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट या निकल की बात करते हैं, इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है। समझना, मेरी बात समझना। क्या हुआ, आपने घर बनाया, एक घर में आपने 10 बच्चों को सुलाने की जगह रखी, एक कमरा बनाया, एक कमरे में आपने 5 बेड लगाए और बोला एक बेड पे 2 बच्चे सो सकते हैं, इस रूम में मैं 10 बच्चे रखूंगा। ठीक है, अब आप खुद को ध्यान में रखो, जब आप उस रूम में एंटर करोगे, उस रूम में आपको केवल आप अकेले दिख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अरे भैया पूरा रूम अपना, मजे। एक और बच्चा आया, आपने बोला कोई बात नहीं, अभी भी पूरा रूम अपन दोनों भाई का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, दारू पीने का, मौज करने का, बस। फिर तीसरा आया, आपने बोला कोई बात नहीं। चौथा आया, आपने बोला कोई बात नहीं, मन लगेगा। पांचवा आया, आपने कहा कोई बात नहीं। अभी तुम 5 बच्चे वो 5 बेड पर अकेले अकेले फैल के सो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ताश खेल रहे हो। लेकिन बेटा जैसे ही छठा बच्चा आ जाएगा, अब तुम 5 में भी लड़ाई होने लगेगी कि छठे को मैं मेरे पास नहीं सुलाऊंगा, मैं अकेला सोऊंगा। तो दूसरा वाला बोलेगा मैं भी अकेला सोऊंगा, तीसरा वाला बोलेगा मैं भी अकेला सोऊंगा। तो फिर तुमको प्रेशराइज करेगा तुम्हारा वार्डन, या जो तुम जिस घर में रह रहे हो वो प्रेशराइज करेगा कि ये इसको सुला, चल तेरे साथ सुला। तो अब तुमको गड़बड़ होने लगी। अब तुम अपने वो 5 जो लोग थे पहले, जो अकेले मच्चानी लाइफ जी रहे थे, तुम भी लड़ रहे हो और वो जो छठा आया वो भी लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जगह कम होने लगी है। 7वां बच्चा आएगा, लड़ाई और ज्यादा होगी। 8वां आएगा, 9वां आएगा और 10वां आते आते तुमको हौच पौच फील होने लगेगा। इवन दो उस कमरे में 10 लोगों की जगह है, लेकिन 10 लोगों की जगह होने का मतलब ये नहीं कि 10 लोगों में तुम कंफर्टेबल फील करोगे। 10 लोगों से वो कमरा पैक हो जाएगा, तो तुम्हारी लड़ाई होने लगेगी, बाथरूम पहले मैं यूज करूंगा। बेटा सेम केस तुम्हारे एटम के अंदर भी है। आप मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में जब तुम्हारा 4s तो भरा हुआ है, चलो 4s की बात मत करो, अब 4s के बाद अब हम लोग आ गए 3D में। 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन था, स्पेस ही स्पेस, कोई चिंता नहीं। 2 3 4 और 5 तक तो कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर आयरन के अंदर देखा पेयरिंग स्टार्ट, कोबाल्ट के अंदर पेयरिंग स्टार्ट, निकल के अंदर पेयरिंग स्टार्ट। अब क्या हुआ, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। तो यहां पर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले शील्डिंग इफेक्ट में समझाया था कि शील्डिंग इफेक्ट में जो सेम ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये सेम स्पेस में ना, सेम ऑर्बिटल में ना, छोटी सी स्पेस में ये 2 लोग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब यहां पर क्या होने लगेगा, मिडवे में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन द डी ऑर्बिटल बढ़ने लगेगा। तो हम यहां पर क्या इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट इन डी ऑर्बिटल, मैं इसको डी ऑर्बिटल नहीं, मैं इसको n-1 डी ऑर्बिटल लिखूंगा। सो इन n-1 डी ऑर्बिटल द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कॉजेस, द स्क्रीन इन इलेक्ट्रॉन कॉजेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन between the d orbital electrons, and hence स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यानी तुम्हारा सिग्मा बढ़ने लगेगा। एंड देयरफॉर यहां पर क्या होने लगेगा, आपका Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। भाई क्या मैं इस बात को भूल जाऊं कि आयरन में 26 प्रोटॉन होंगे, तो कोबाल्ट में 27 और निकल में 28? क्या मैं ये बात भूल जाऊं? नहीं, इनमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। लेकिन बेटा न्यूक्लियस की पावर बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम होगा, हल्का हल्का होगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को
शील्डिंग इफेक्ट ने यहां पर काउंटर बैलेंस कर दिया, इक्वल हो गए। जितनी स्पीड से न्यूक्लियस खींच रहा है उतनी स्पीड से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये खींच रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं, ये खींच रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं। तो ना तो साइज बढ़ रहा है ना तो साइज घट रहा है, बैलेंस हो गया। जेयर जेड इफेक्टिव इज काउंटर बैलेंस्ड, इज काउंटर बैलेंस्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसलिए एटॉमिक रेडियस ना बढ़ता है ना घटता है। बोलो क्या है, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? मजा आ गया? ओके, तीसरा इफेक्ट, तीसरा पॉइंट, इन द एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस एंड में इंक्रीज होने लग रहा है, एंड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लग रहा है। क्यों इंक्रीज होने लग रहा है? सिंपल सी बात है, अब डी ऑर्बिटल के अंदर आप कहीं भी देख लो, आखिरी के दो एलिमेंट में आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा। जैसे कॉपर में आपको ये वाला नजर आएगा और जिंक में ये नजर आएगा। आ गई बात समझ में? आप वहां पर नीचे किसी में भी देख लो, आपको गोल्ड में ये और उसके बाद में कैडमियम में सारा भरा हुआ दिखाई देगा। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर गए। तो इन द एंड एक्चुअली क्या होने लगेगा? इन द एंड एक्चुअली क्या होने लगेगा? बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड, बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड n-1 d orbital, because of fully filled n-1 d orbital, the inter electronic repulsion is maximum. That is आपका यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा सिग्मा, वो मैक्सिमम हो जाएगा and hence it overcomes the effective nuclear charge। यानी न्यूक्लियस में कॉपर में 29 प्रोटॉन है, जिंक में 30 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस तो पावरफुल हो रहा है, न्यूक्लियस पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी जेड इफेक्टिव भी पावरफुल हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पावरफुल हो रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में जितनी स्पेस है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भर गई है और ये बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और रिपेल करने की वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करके एटॉमिक रेडियस को बढ़ा देंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसका मतलब तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अनस्टेबल होना चाहिए, रिपल्शन हो रहा है। तो नहीं, इसका संबंध स्टेबिलिटी से नहीं है बेटा, मेरी बात समझना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आराम से जीना, टेंशन फ्री जीना। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब जब एक कमरे में 10 लोग रहने लग रहे हैं तो जो बेड है, अगर वो बेड छोटा है तो ये 10 के 10 लोग मकान मालिक की जान खाने लगेंगे। बेड बढ़ाकर कमरा बढ़ाकर, बेड बढ़ाकर कमरा बढ़ाकर, बेड बढ़ाकर कमरा बढ़ाकर। तो मकान मालिक फ्रस्ट्रेट होकर रूम की दोनों दीवारें तोड़ के रूम को बड़ा करेगा और जो बेड लगाए थे उनका साइज भी किंग साइज कर देगा। किंग साइज पर 2 लोग आराम से सोएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक इधर लेट के अपने बाबू सुनो से बात करेगा, हेलो डार्लिंग कैसी हो, और दूसरा वाला इधर करेंगे, हाँ जानू खाना खाया। ऐसे आराम से अपनी बात करेंगे, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 10 लोग आराम से रह लेंगे। तो ये वो करते हैं, ये बोलते हैं हमको छोटी स्पेस नहीं चाहिए, हम 10 लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, हम मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन हमको बड़ी जगह दो। तो ये बड़ी जगह लेने के लिए रिपेल करेंगे जिससे एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा इनके लिए सफिशिएंट स्पेस हो जाएगी, ये एकदम से चिल करेंगे। समझ में आई? यानी छोटे घर से बड़े घर में जाओगे तो स्टेबिलिटी आएगी। तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन इसी की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका रीजन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार जरा आप वापस से इसके ग्राफ को देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमने यही चीज समझी है, हमने यही चीज समझी है। शुरुआत में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, फिर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो रहा है, और फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। यही चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है। अब दूसरी चीज यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो?
किसने दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वाली ऑब्जर्व करी? नहीं करी तो मैं करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना। जरा आप इसको जरा ध्यान से देखो, इस कर्व को एक बार थोड़ा सा जूम इन करके इस कर्व को हम थोड़ा ध्यान से देखने की अगर कोशिश करें तो गाइज यहां पर आप क्या चीज देख पा रहे हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, कि यहां पर स्कैंडियम का जो साइज है उससे आपका जो वाइट्रियम है उसका साइज एकदम बड़ा हो रहा है। यानी जब मैं स्कैंडियम से वाइट्रियम की तरफ जा रहा हूं तो मुझे विद इन द सेम ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कैंडियम वाइट्रियम तुम्हारे ग्रुप 3 को बिलोंग कर रहे हैं, यानी अब मैं ग्रुप वाइज बात कर रहा हूं, यानी ग्रुप 3 में मैं स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथेनम की बात कर रहा हूं। तो जब मैं ग्रुप में स्कैंडियम से वाइट्रियम की तरफ जा रहा हूं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन आप देखो वाइट्रियम और लेंथेनम, यानी जब आप वाइट्रियम से लेंथेनम की तरफ जा रहे हो एटॉमिक रेडियस नॉट इंक्रीजेस मच। ओ पॉइंट है सर, ये तो हमने देखा ही नहीं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो सर ये लाल वाली लाइन जो आपके 5D सीरीज की है और ब्लू वाली लाइन जो आपके 4D सीरीज की है, तो सर ऑलमोस्ट चिपक के चल रही है। ये तो ऑलमोस्ट चिपक के चल रही है। मतलब रूल बोलता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यानी वाइट्रियम के मुकाबले लेंथेनम का साइज और बड़ा होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ, तो आप यहां पर खुद ऑब्जर्व करना चाहिए आप लोगों को कि आपके रूथेनियम के मुकाबले ऑस्मियम का साइज और बड़ा होना चाहिए, बट ये तो ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। दे आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम एक ग्रुप के अंदर आयरन से रेनियम की तरफ जा रहे हैं तो आयरन के मुकाबले आपके रूथेनियम की तरफ जा रहे हैं, तो साइज एकदम बढ़ रहा है। लेकिन जब आप रूथेनियम से ऑस्मियम की तरफ जा रहे हो तो साइज बढ़ ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया? मतलब ये अचानक आपके 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है, गुड, मजा आया। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, जनरल ट्रेंड हो रहा है। लेकिन 4D से 5D में जाने में इसको क्या परेशानी हो रही है? हम जरा इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अगर देखने की कोशिश करें, एटॉमिक रेडियस ही क्या यहां पर वैल्यू दे रखी है क्या? एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इस टेबल में दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है क्या? एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इसमें नहीं दी है क्या? नहीं, ये तो एक ही टेबल दे रखा है, तो हमें इसके अंदर नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे जिरकोनियम, नियोबियम और मॉलिब्डेनम। यहां पर आप लोग मार्क करेंगे मेरे साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक में और अपने नोट्स में मार्क करेंगे जिरकोनियम, नियोबिनम और मॉलिब्डेनम में जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। यानी जिरकोनियम एंड हैफनियम का साइज एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट साइड, बट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई दे रही है। सिमिलरली आपको नियोबियम और टेंटेनम का रेडियस भी आपको ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा वेरिएशन है, ये ऑलमोस्ट मान के चलेंगे हम लोग। और आपके मॉलिब्डेनम और आपके टंगस्टन का एटॉमिक साइज भी ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है। एक तो ये पैटर्न हो गया। उसके अलावा रूथेनियम और ऑस्मियम का, रोडियम एंड इरिडियम का, पैलेडियम और प्लेटिनम का, इनका साइज भी बिल्कुल सेम है। यानी कि जिरकोनियम से हैफनियम आने पर साइज में ज्यादा चेंज नहीं है, नियोबियम से टेंटेनम पर आने पर साइज में कोई चेंज नहीं है, मॉलिब्डेनम से टंगस्टन पे आने पे एटॉमिक रेडियस में कोई बड़ा चेंज नहीं है, रूथेनियम से ऑस्मियम, रोडियम से इरिडियम, पैलेडियम से प्लेटिनम आने पर साइज में कोई खास चेंज नहीं है। आप देखें ये और आप देखें ये, इनके एटॉमिक रेडियस बिल्कुल सेम है। तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि 4D से 5D में जाने पर एटॉमिक रेडियस सेम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है। तो ये हमें एक और ट्रेंड यहां पर हमारे नोट पैड पर जाकर डिस्कस करेंगे।
एंड स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, स्टार बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे दैट एटॉमिक रेडियस विद इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस within a group increases from 3D to 4D सीरीज, 3D से 4D सीरीज में ये इंक्रीज हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट it becomes almost similar, from 4D to 5D सीरीज। एटॉमिक रेडियस एकदम से बढ़ना बंद हो जाता है, उल्टा कांस्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट कई बार तो 4D के मुकाबले 5D के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस 1 पिकोमीटर से भी कम हो जाता है। मतलब मान लो 4D वाले का अगर 123 पिकोमीटर है तो इसका 122 हो जाता है, यानी कि साइज बढ़ने की जगह और थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो गाइज इसके पीछे रीजन बहुत आसान है, इसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा इजी है। जब आप लोग पीरियड नंबर 6 में पहुंचते हो तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 में भरने के बाद टेक्निकली आप सोचते हो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D में भरा जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6s के बाद अगले 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको 4f ऑर्बिटल में भरने होते हैं, उसके बाद फिर आप लोग 5D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो यहां पर क्या हुआ, इन योर 5D सीरीज, इन आवर 5D सीरीज इंटरवेनिंग 4f ऑर्बिटल इज ऑब्जर्व, यानी 4s ऑब्जर्व, यहां पर 4f ऑर्बिटल को यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड इट इज फिल्ड बिफोर 5D, यानी 4f के पहले, सॉरी 5D के पहले हमें 4f को भरना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, आपने पहले इलेक्ट्रॉन 1 में भरा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, आप छठे लेवल पर पहुंच गए हो, फिर आप छठे से आते हो 5वें पे 5D में भरने के लिए, लेकिन आपको पता चलता है अरे 5D के पहले मुझे और अंदर आना पड़ेगा 4f में, और 4f में इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। अब आप बताओ, तुम न्यूक्लियस के तो नजदीक आ रहे हो, पहले तो तुम न्यूक्लियस से छठे लेवल पर चले गए थे, फिर न्यूक्लियस की तरफ 5वें पर आए, फिर न्यूक्लियस की तरफ और चौथे पर आए, तो तुम तो न्यूक्लियस की तरफ आ गए। तो आपका न्यूक्लियस में लगातार तुम प्रोटॉन भरते जा रहे हो। भाई तुमने 4f में 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 1 प्रोटॉन भरा, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 प्रोटॉन भरे, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे, न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भरे, तो न्यूक्लियस तो पावरफुल होता जा रहा है। और जो तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो 4f ऑर्बिटल में कर रहे हो, और ये आप लोग जानते हैं कि 4f ऑर्बिटल और 5D ऑर्बिटल का शेप डिस्क्रीट होता है, ये न्यूक्लियस को उतना अट्रैक्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियस पर अपना उतना हक नहीं जताता, ये न्यूक्लियस से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। हम ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये उतना ज्यादा वैलेंस शेल को रिपेल करेगा और साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, अगर वो s और p ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं तो वो वैलेंस शेल पर ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। लेकिन d और f ऑर्बिटल का क्योंकि साइज बिखरा हुआ है और वो पेरीफेरी पर है, याद करो मैंने शुरू से सिखाया है कि ये पेरीफेरी पर होते हैं, तो ये अपने न्यूक्लियस को कम इंफ्लुएंस करते हैं और पड़ोसियों को ज्यादा करते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर आए और इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हो, 4s और 5D में, जो न्यूक्लियस को ज्यादा इंफ्लुएंस करते ही नहीं है। हां, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है प्रोटॉन की वजह से, तो ये इसको पकड़ के खींच लेगा, ये इसको खींच के अपना एटॉमिक रेडियस कम कर लेगा, और ये दोनों अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि इनका शेप ही ऐसा है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि ये 4f ऑर्बिटल पहली बार 5D सीरीज में देखने को मिलता है, तो जब हम 4D से 5D में आते हैं
इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो हम यहां पर इसका क्या रीजन लिखेंगे? सो हेंस बिकॉज n-2f and n-1 d orbital are at periphery of atom and have discrete and have distorted shape यानी बिखरा हुआ shape, therefore are not influenced by nucleus, influenced by nucleus very much, and hence electrons of these shells show very less स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन ns ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स पेरीफेरी पर होते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल में तुम इलेक्ट्रॉन भर भी दोगे ना तो वो पेरीफेरी पर होने की वजह से अपने न्यूक्लियस से ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं होंगे, उसको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस वजह से ये इस 6s ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे। इसको रिपेल नहीं करेंगे तो साइज नहीं बढ़ेगा। दूसरा आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है, वैलेंस के मुकाबले ये दोनों न्यूक्लियस के नजदीक है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है तो वो इसको भी खींचेगा और इसकी वजह से इसको भी खींचेगा। क्या बात समझ में आ रही? तो हम यहां आगे लिखेंगे, बट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन also increases in न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, and therefore effective nuclear charge increases which is not counterbalanced by screening effect, and therefore atomic radius decreases on going from 4d to 5d सीरीज। क्या बात समझ में आई? और क्योंकि आपको यह पहली बार देखने मिला है कि 4d से जब आप 5d सीरीज की तरफ जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, और 5d सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है? लेंथेनॉइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज, एंड देयरफॉर दिस इफेक्ट is called as lengthenoid contraction। इसे क्या बोला जाता है? lengthenoid contraction। it is called as lengthenoid contraction। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये चीज समझ में आ गई हम लोगों को। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ग्रेट। एटॉमिक रेडियस समझ लेने के बाद अब हम लोग एक बार आयोनिक रेडियस पर डाल लेते हैं। गाइस, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड एटॉमिक रेडियस की तरह ही होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर हम सेम एलिमेंट के दो आयोनिक रेडियस की तरफ जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो गाइस इन जनरल क्या देखा जाता है, that ionic radius decreases with increase in oxidation state। जनरल ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? that your ionic radius decreases with increase in the charge, or we can say oxidation state of your मेटल। सर कैसे? समझ में नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक मेटल है जिस पर अभी +2 चार्ज है। अब इमेजिन करो इस मेटल का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके अंदर अभी न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स होंगे। अभी हाल फिलहाल में इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 24 ही रहे। सो देयरफॉर ये आयन के अंदर 26 प्रोटॉन इन 24 इलेक्ट्रॉन तो खींचेंगे, साइज छोटा हो गया।
मतलब इससे एक बात और क्या समझ में आई, दैट एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक रेडियस द आयोनिक रेडियस इज स्मॉलर। लेकिन जैसे ही मैं इस पे चार्ज बढ़ा देता हूं, इसको +2 से +3 कर देता हूं, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 26 है, यानी इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो तो अभी भी 26 प्रोटॉन्स ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 23 हो गए। तो अब आप देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस पे तो कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मतलब यहां से यहां जाने पर Z इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहा, यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत तो कांस्टेंट रही, लेकिन सिग्मा डिक्रीज हो गया, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस भी आपका डिक्रीज होता जाएगा, आयोड से आयोनिक रेडियस आपका डिक्रीज होता जाएगा। गाइस एक बार अब हम लोग एनसीईआरटी पर नजर जल्दी से दौड़ाएंगे बिना टाइम को वेस्ट करें, और ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि अब आप लोग एनसीईआरटी के इस पूरे ट्रेंड को एक बार प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, और उसके बाद में आप इसे टेक्निकली यहां तक रीड करेंगे। जब आप ये 2 पैराग्राफ रीड करेंगे फिर हम लोग अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन घबराओ मत, अगले लेक्चर में पहले मैं इसे रीड करूंगा, पहले मैं इसे एनसीईआरटी को रीड करके आपको मार्क करा दूंगा इंपॉर्टेंट चीजें, फिर हम आगे चलेंगे। ये टेबल हम बाद में स्टडी करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। पहले हम आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, डेंसिटी, पहले हम इन टॉपिक की बात करेंगे, इनटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप चाहें तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 और 8.1, एग्जाम्पल 8.2, ये सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर होमवर्क। चलेगा इस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।